दोस्तों नमस्कार। संघ बीजेपी को शासन चलाना नहीं आता है, यह अयोध्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है। अयोध्या में जो हुआ है वह सिर्फ किसी चंपत राय और अनिल मिश्रा की नाकामी और बदनीयती नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा मोदी और भागवत की है। और आगे बढ़ेगा तो एक हद तक सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर जवाबदेही बनती है, जिसने ट्रस्ट के गठन के जरिए मंदिर के निर्माण का फैसला दिया था और सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंप दी थी। फिर पीएम मोदी और उनके प्रशासन ने क्या किया? ट्रस्ट में संघ से जुड़े सारे लोगों को भर लिया। एक तरह से परिवार का ट्रस्ट हो गया, संघ परिवार का ट्रस्ट। और जो कुछ अधिकारी भी उसमें शामिल थे तो वो भी उनकी ही सरकार के पिछलग्गू थे। अब किसी अधिकारी से अपने मालिक के खिलाफ बोलने की उम्मीद भी आप कैसे कर सकते हैं? यह शुद्ध रूप से एक सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जाना चाहिए था, जिसमें पीएमओ था, नीचे जिलाधिकारी से लेके स्थानीय अफसर और उसके पदेन सदस्य थे, और पूरी काउंटिंग की व्यवस्था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जिम्मे थी। लेकिन इसको चलाया गया परिवार की तरह, जो संघीय व्यवस्था के तौर पर सामने आया, जिसमें हर तरह का पिछड़ापन और प्रोफेशनल तरीके से उसकी 36 का रिश्ता था। और ऊपर से अगर ईमानदारी की जगह लूट उसके केंद्र में आ जाए तो वह कोढ़ में खाज बन जाता है। वह यहाँ हुआ। जिनको गिरफ्तार किया गया वो फुट सोल्जर हैं और उन्हें तो हिस्से में रोजगारियाँ मिली होंगी, बाकी संगठित लूट तो ऊपर के लोगों ने संचालित की है। उस पर्दे में ही भ्रष्टाचार के असली भेद छुपे हुए हैं। अब सवाल यह है कि उससे पर्दा उठेगा या फिर संघ बीजेपी उसको छुपाने में सफल हो जाएंगे। अभी तक की कोशिशों में तो साफ दिख रहा है कि ऊपर के लोगों को बचाया जा रहा है, वरना भागवत और मोदी को इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेनी चाहिए? उद्घाटन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक के हर कार्यक्रम में उनकी न केवल हिस्सेदारी रही है, बल्कि उन्होंने उसकी अगुवाई की है। मुख्यमंत्री योगी भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। शायद ही कोई हिंदू त्यौहार हो जिसमें वह अयोध्या न गए हों। और दिवाली के दिन तो लाखों लाख दियों के जलाने का पूरा कार्यक्रम उनकी अगुवाई में होता था। लेकिन इस घटना ने एक बात साबित कर दी है कि संघ बीजेपी में प्रशासनिक क्षमता की बेहद कमी है। और यह केवल अयोध्या में नहीं, बल्कि उन राज्यों, सरकारों और मंत्रालयों समेत केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी सच है। चलिए शुरुआत ऊपर से करते हैं। केंद्र सरकार का शायद ही कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय हो जिसे संघ से जुड़े लोग संभाल रहे हों। केंद्रीय मंत्रालय में 2 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें माना जाता है कि पढ़ने लिखने वालों या फिर उस फील्ड के जानकार लोगों को रखा जाना जरूरी होता है। वह है विदेश मंत्रालय और वित्त, क्योंकि उसके बगैर उनका काम चलेगा ही नहीं। तो इन दोनों मंत्रालयों में उन लोगों को रखा गया है जिनका संघ के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों उस जेएनयू के प्रोडक्ट हैं जिसे संघ नेस्तनाबूद कर देने पर उतारू है। इसलिए गृह मंत्रालय को एक ऐसे शख्स को सौंप दिया गया है जो संविधान के मुताबिक नहीं, बल्कि संघ बीजेपी की ज़रूरतों और अपने हितों के मुताबिक उसे संचालित करता है। वरना देश में कानून और व्यवस्था की जो हालत है वह किसी छुपी नहीं है। अल्पसंख्यकों की लिंचिंग से लेकर बुलडोजर और विरोधियों को चुन चुन कर निपटाने का देश में काम किया जा रहा है। कल कोलकाता में सांसद महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ वह किसी भी राज्य की संवैधानिक मशीनरी की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। गृह मंत्री के तौर पर इसका संज्ञान लेने की पहली जिम्मेदारी अमित शाह की बनती थी, लेकिन कहीं कोई भूमिका नहीं दिखी, बयान तक नहीं आया। वो तो पूरे देश का दबाव नहीं बना होता तो कल बीजेपी कार्यकर्ता महुआ के सिर फोड़ दिए होते। अब आइए चलते हैं राज्यों की ओर। असम हो या कि बंगाल, जहां बीजेपी को पहली बार सत्ता मिली, वहां भी उसको संघ पृष्ठभूमि का कोई सदस्य नहीं मिला। असम में सोनोवाल के तौर पर उसने प्रयोग जरूर किया,
लेकिन वो नाकाम साबित हुए और फिर मजबूरन उन्हें उधार के सिंदूर हेमंत बिश्व शर्मा से काम चलाना पड़ा। इसके लिए उसे सबसे पहले उनके भ्रष्टाचार को माफ करना पड़ा और फिर जिस बेशर्मी से संघ भी बचना चाहता है, शर्मा ने उसकी भी सारी हदें पार कर दी। उसने सूबे में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया जिससे हिटलर की भी रूह कांप जाए। अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के उसने इतने रास्ते निकाले जो संघ के आने वाले दिनों के लिए किसी गाइडलाइन से कम नहीं होंगे। डिटेंशन सेंटर से लेकर वोटर लिस्ट में नाम कटवाने समेत मॉब लिंचिंग के प्रयोग वहां किए गए और फिर वह शख्स इस स्तर तक गिर गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने हिंदुओं से अपील कर अल्पसंख्यकों को आर्थिक तौर पर हर तरीके से कमजोर करने का आह्वान किया। उसने कहा कि अगर किसी मुस्लिम रिक्शा वाले को 5 रुपए देने हैं तो 4 रुपए ही दीजिए, जिससे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए और एक दिन सूबा छोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। इसी तरह से बंगाल में हुआ। जिस बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे शख्स ने जंग संघ की नींव रखी हो, उस बंगाल में संघ बीजेपी को अपना एक नेता नहीं मिला जिसे वह मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा सके। उसने टीएमसी से आए और भ्रष्टाचार में नख से लेकर सिख तक डूबे शुभेंदु अधिकारी को चुना। यह देश का पहला शख्स होगा जिसे कैमरे पर नोट की गड्डियां लेते पकड़ा गया था। वही आज बीजेपी का बंगाल में चेहरा बना हुआ है। शुभेंदु भी अपने भ्रष्टाचार के दबाव में वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जिसे संघ का कोई नेता करने से परहेज करता। उन्होंने अल्पसंख्यकों और गरीबों के खिलाफ पूरा अभियान छेड़ रखा है। उसकी सरकार के बुलडोजर कभी मुस्लिम बस्तियों पर चलते हैं तो कभी रेहड़ी पटरी का रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही टीएमसी के नेताओं पर कैसे अंडे और पत्थर फेंकवाए जाएं, इसकी पूरी योजना केंद्रीय स्तर पर तैयार की जाती है। जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री दिए हैं, उन्हें पर्ची मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। इनको एजेंडा और मुद्दा केंद्र से मिलता है और उसके हिसाब से उसका संचालन करते हैं। ये राज्य हैं एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्रियों का कोई पहले नाम भी नहीं जानता था। खुद उनको भी तभी पता चला जब मंच से उनके नाम का ऐलान किया गया। अनायास नहीं, एमपी राजस्थान लगातार अनाप शनाप खबरों का केंद्र बना रहता है। एमपी के मुख्यमंत्री तो सूबे को लूटकर अपनी जेब भरने में लग गए हैं। उज्जैन के जमीन खरीद फरोख्त के ताजा मामले ने उनकी असलियत सामने ला दी है। तो राजस्थान भजन लाल रामायण के भरत के उलट भाईचारे को तोड़ने के अभियान में जुट गए हैं। पाकिस्तान से सटे बाड़मेर में अब जनता ही उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। वहाँ के हिंदुओं ने बाकायदा जुलूस निकालकर बाड़मेर इलाके में मस्जिदों के गिराने का विरोध किया। यह कैसी विडंबना है कि जिस शासक को सूबे में शांति और व्यवस्था कायम करनी चाहिए, वह खुद ही उसको बिगाड़ने में लगा हुआ है। उल्टे जनता को इसके लिए आगे आना पड़ रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सूबे की शासन व्यवस्था का क्या हाल है। इसके पीछे एक प्रमुख कारण है। दरअसल संघ बुद्धि से ज़्यादा बल पर विश्वास करता है, तर्क से ज़्यादा आस्था को तरजीह देता है, विज्ञान के बजाय धर्म को ऊपर रखता है और एक हद तक विज्ञान विरोधी है। इन्होंने बचपन से अपने स्वयंसेवकों को पार्कों में लाठियां भाजनी और तलवारें चलानी सिखाई हैं। आज जब दुनिया मंगल ग्रह पर पहुंच गई है और लड़ने के लिए मिसाइलें और ड्रोन तक आ गए हैं, तब भी ये वहीं पार्कों में खड़े लाठियां ही भाज रहे हैं। हाँ, हाफ पैंट फुल जरूर हो गया है, लेकिन उनके बुद्धि और विवेक अभी भी मध्य युग में खड़े हैं। इनका सब कुछ मुसलमान से शुरू होता है और वहीं जाकर खत्म हो जाता है। और इस प्रक्रिया में अपने कार्यकर्ताओं के दिमाग में सांप्रदायिकता का कीड़ा इतना भर देते हैं कि उसमें किसी दूसरी चीज़ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इसलिए बौद्धिक तौर पर दिमाग से खाली और आस्था से भरपूर स्वयंसेवक से किसी बुद्धि और विवेक वाला काम करने की अपेक्षा करना भी बेमानी है। इसलिए आधुनिक शासन व्यवस्था इनके लिए अभी भी बेगानी बनी हुई है और चूंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्हें ध्वस्त करना है,
इसलिए भी इसमें इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा इनके लिए मनुस्मृति को लागू करने के एक साधन से ज़्यादा इसकी भूमिका नहीं है। इस कड़ी में एक दिन संविधान खत्म हो जाएगा और फिर देश में मनुस्मृति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ये ऐसा ही कुछ चाहते हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला चलता रहा, इसके लिए ज़रूरी कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई टिप्पणी हो, किसी तरह सुझाव या कोई शिकायत, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगी। एक बार फिर आपका शुक्रिया। नमस्कार।